वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 3 बिजनेस लॉ के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ करेंगे मर्केंटाइल लॉ सेक्शन के। और आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका सजेस्टेड सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो जो हम सोल्यूशन अब शेयर कर रहे हैं वो हमारी तरफ से सजेस्टेड होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मे बी ड्यू टू। तो इसमें चार ऑप्शन है: एब्सेंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, लैक ऑफ कंसिडरेशन, माइनॉरिटी, एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। इसका आंसर बनेगा माइनॉरिटी। बाकी तीनों जो हैं वो एग्रीमेंट के वैलिड ना होने की वजह तो हैं कि एक एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा उनकी वजह से, या पॉसिबल है कि शायद उसमें वॉइड हो जाए। लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमेशा ज़रूरी नहीं होती, कंसिडरेशन की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फ्री कंसेंट जो है उसकी एब्सेंस से वॉइडेबल हो जाता है। माइनॉरिटी जो है वो इनकैपेसिटी है। तो इसका जो रेलिवेंट पोर्शन है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 3 पेज 59। और उसमें बताया हुआ है कि तीन किस्म के ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की जिनकी कैपेसिटी नहीं होती, इनकैपेसिटी। तो उसमें से फर्स्ट है जिसकी एज ऑफ मेजॉरिटी हो, वो कॉम्पिटेंट है। तो इसका मतलब है कि जो माइनर है उसकी इनकैपेसिटी है। सेकंड क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अ प्लेज मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट मे बी रिगार्डेड एज अ वैलिड प्लेज। तो पहला जो पॉइंट है वो है एजेंट इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स विदाउट द कंसेंट। इसमें ये वाली बात गलत हो जाती है। दूसरा है कि द एजेंट प्लेजेस द गुड्स while acting in the ordinary course of business of a mercantile agent. This is correct. The pani has at the time of the pledge noticed that agent has no authority. तो अगर उसे पता है कि अथॉरिटी नहीं है तो फिर तो ये एक वैलिड प्लेज नहीं हो सकता। पानी एक्ट्स डिसऑनेस्टली। तो पानी को जो है वो डिसऑनेस्टली एक्ट नहीं करना चाहिए, उसका तो एक्ट इन गुड फेथ होना चाहिए, तभी प्लेज वैलिड होगा। तो ये चैप्टर नंबर 7 में पेज 196 पर प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट मेंशन है, जिसमें ये पॉइंट है कि विद द कॉन्सेंट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट ठीक है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ये हमारा आंसर है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो है उसको लैक ऑफ अथॉरिटी का पता ना हो, लेकिन यहाँ पे नोटिस था, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। और गुड फेथ में एक्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ डिसऑनेस्टली था, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है फ्रॉड मीन्स। फ्रॉड की जो डेफिनेशन है उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनको हम फ्रॉड कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन है द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु बिलीव इट टू बी ट्रू। तो ट्रू समझते हुए अगर किसी फैक्ट के बारे में सजेशन दी जाए तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन तो हो सकती है, वो फ्रॉड नहीं होगा। साइलेंस ऑफ द पर्सन, ये जनरली फ्रॉड नहीं होता एक्सेप्ट इन सर्टन सिचुएशन। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये फ्रॉड है। Any act fitted to deceive where aggrieved party had the means of discovering with ordinary diligence, तो फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता, इसमें फ्रॉड के रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो चैप्टर 4 में पेज 85 पे इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस जो है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू फ्रॉड, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में बाजुकात रिक्वायरमेंट होती है लेकिन मस्ट नहीं है। पार्टीज एग्रीमेंट में होनी चाहिए, कंसिडरेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए, तो ये तो एसेंशियल्स हैं। तो चैप्टर 2 पेज 22 पर के ये पॉइंट है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंप्लाई विद द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज टू राइटिंग और रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो हमेशा ज़रूरत नहीं होती, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। फिफ्थ है कंसेंसस एडाइडम इज। तो ये लैटिन है विच मीन्स के जो दोनों पार्टीज हैं वो सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री कर रही हूँ, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। इसका रेलिवेंट पॉइंट जो है वो चैप्टर 4 पेज 80 पे गिवन है कि पार्टीज एग्री करें ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। A positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true is said to be a। तो ये अनवारंटेड स्टेटमेंट जो है ये मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, वुड बी करेक्ट।
चैप्टर 4 पेज 87 पे जो अनवारंटेड स्टेटमेंट गिवन है दैट इज सेम स्टेटमेंट। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस इज, तो डैमेज जो अवॉर्ड किए जाते हैं उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? टू पनिश द गिल्टी पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल नहीं है। टू कंपनसेट द इनोसेंट पार्टी, तो ये तो हर रेमेडी का फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि उसमें इनोसेंट पार्टी को कंपनसेशन देनी होती है। और टू पुट द इनोसेंट पार्टी इन द सेम पोजीशन एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन कैरिड आउट करेक्टली, तो इतना एज मच एज मनी कैन डू, तो ये भी पॉइंट होता है। तो चैप्टर 6 पेज 153 पर यह बताया हुआ है कि पनिश करना मकसद नहीं होता और पार्टी को सेम पोजीशन पर आना होता है, और बाकी जो कंपनसेट करना है वो तो इन जनरल तमाम रेमेडीज़ के लिए रेलिवेंट है। सो इन आवर ओपिनियन ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अ श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, इन विच ऑफ द केस ये प्रॉपर होगा? इफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड विदाउट इट कंसेंट, तब तो डिस्चार्ज हो जाता है। क्रेडिटर गिव्स टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर विदाउट इस कंसेंट, तब भी डिस्चार्ज हो जाता है। इफ द क्रेडिटर रिलीज द अदर को श्योरिटी, तो तब को श्योरिटी को रिलीज करने से जो दूसरे श्योरिटीज हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते लाइबिलिटीज से। और इफ द क्रेडिटर रिलीज द प्रिंसिपल डेटर, तो तब भी डिस्चार्ज हो जाती है लाइबिलिटी। तो चैप्टर नंबर 7 पेज 187 पे, वेयर देयर आर को श्योरिटीज द रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। In a partnership firm, the difference of opinion over some fundamental matter can be settled by, तो इसमें जो रूल है चैप्टर 9 पेज 270 पे सेक्शन 12 है राइट टू बी कंसल्टेड, तो उसमें है कि डिफरेंस अगर ऑर्डनरी मैटर्स पर हो तो वो तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। अब ऑर्डनरी मैटर्स मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स है, लेकिन नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस भी एक फंडामेंटल मैटर है। तो इस तरह के फंडामेंटल मैटर्स के लिए कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वुड बी रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जब एक पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन जो है वो डिफाइन नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल, पेज 258 चैप्टर 9। तो जब आप ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप या डिटर्मिनेशन डिफाइन नहीं करते तो दैट इज पार्टनरशिप एट विल। A minor admitted to the benefits of partnership in a registered firm on attaining majority decides to become a partner. Fine, he can decide so. He has to give public notice of his decision to become a partner by. तो public notice तो देना होता है, लेकिन वो कहाँ देना होता है इस पर ये क्वेश्चन है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना सेक्शन सिलेबस में है और ना ही ये फिर बुक में है। रिलेट तो चैप्टर नंबर 9 से करता है, तो इस पर सेक्शन 72 है वैसे, यानी लॉ से तो रिलेट करता है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो चैप्टर 9 पर है लेकिन बुक के अंदर नहीं है। सेक्शन 72 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, दैट सेज के मुख्तलिफ किस्म के नोटिस हैं, जो माइनर टू द बेनिफिट के लिए भी नोटिस होगा, तो नोटिस दिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। पब्लिकेशन उसकी जो होगी वो ऑफिशियल गजट में होगी, और एटलीस्ट वन वर्नैकुलर यानी जो मकामी ज़बान का न्यूज़पेपर है उसमें होगी। सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द फर्म टू विच इट रिलेट्स हैज़ इट्स प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12th है, लैला, मुनीर एंड नसीम वर पार्टनर्स इन अ फर्म। आफ्टर नसीम्स डेथ लैला एंड मुनीर कंटिन्यूड द पार्टनरशिप। पब्लिक नोटिस ऑफ नसीम डेथ वाज नॉट गिवन बाय द सर्वाइविंग पार्टनर्स और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नसीम। अच्छा, जो रिटायरमेंट है उसमें तो पब्लिक नोटिस देना होता है वरना लाइबिलिटी कंटिन्यू करती है। डेथ में पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उमैर सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू द फर्म एज्यूमिंग नसीम टू बी पार्टनर इन द फर्म। लैला एंड मुनीर आर अनएबल टू सेटल द डेट। कैन उमैर रिकवर हिज डेट फ्रॉम नसीम स्टेट, तो नहीं, वो रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि ट्रांजैक्शन डेथ के बाद हुई है। इस पर जो एलिमेंट रूल है वो चैप्टर 9 पेज 284 पे के डिसीज पार्टनर पे होल्डिंग आउट का रूल अप्लाई नहीं होता। आफ्टर अ पार्टनर डेथ द बिजनेस ऑफ फर्म इज कंटिन्यूड in the old firm's name or the continued use of the name of the deceased partner will not itself make his legal representative liable for any act of the firm done after his death। तो इस रूल के मुताबिक कोई लाइबिलिटी नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक। तो चेक राइटिंग में होता है, बिल्कुल सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही राइटिंग में होते हैं। इट इज़ डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, सारे ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी और चेक भी। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्राई। चेक जो है वो साइंड बाय ड्राई नहीं होता, क्योंकि चेक में ड्राई जो होता है वो होता है बैंक नहीं होते, अकाउंट होल्डर के साइन होते हैं, ड्रार के साइन होते हैं। इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे, यस, क्योंकि चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की ही एक टाइप होती है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ऑर्डर टू पे होता है और चेक में भी ऑर्डर टू पे होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो चैप्टर 10 पेज 329 पर ये बात और जगह पे भी लिखी हुई है, लेकिन एक्सेप्टेंस के अंदर क्लियरली बताया हुआ है कि ड्राई की एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट चेक में नहीं होती, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में ये एक डिफरेंस के तौर पर पॉइंट मेंशन हुआ है। Which of the following acts are not included in the implied authority of partner? तो implied authority किन situations में नहीं होती, वो लॉ ने हमें दिया हुआ है चैप्टर नंबर 9 पेज 280 पर। तो ये डिफरेंट पोजीशंस दी हुई हैं। ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, तो ये देखें ये तो इसमें इंक्लूडेड है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द implied authority of partner. Unless there is any usage or custom of trade. अच्छा, ये जो टर्म यूज हुई है ये मूवेबल की हुई है, यहाँ पर इमूवेबल है, तो ये तो रेलिवेंट पॉइंट नहीं हुआ। दूसरा है ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, तो ये बात यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये भी नहीं हुआ। फाइल अ सूट और प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो विड्रॉल ऑफ सूट तो है, फाइलिंग ऑफ सूट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये एग्जैक्ट पॉइंट जो है नॉट इंक्लूडेड वाले पॉइंट्स में आता है, तो इट वुड बी आंसर। द मेकिंग एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कंप्लीटेड बाय सिग्नेचर ऑफ मेकर, एक्सेप्टर और इंडोर्सर। खाली सिग्नेचर से जो है वो सारा काम नहीं होता। एक तो होता है सिग्नेचर विद द इंटेंशन ऑफ ट्रांसफर, और दूसरी चीज़ होती है कि उसकी डिलीवरी भी करनी होती है, तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। चैप्टर 10 पेज 303 पे ये पॉइंट मेंशन है कि अगर पेएबल टू बेयरर है तो जस्ट डिलीवरी, और बाय ऑर्डर है, पेएबल टू ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी जो है वो ज़्यादा कंप्रीहेंसिव सिचुएशन है, क्योंकि कुछ पेएबल टू बेयरर तो इंस्ट्रूमेंट बनाने अलाउड ही नहीं है, जैसे प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेयरर नहीं होता, या बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं होता। तो इस तरीके से इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मोस्ट सूटेबल आंसर है। So that's all for today. Share your feedback in the comments below.